नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। उत्तराखंड में चुनावी माहौल गर्मा गया है। यहां 19 अप्रैल को मतदान होना है और निर्वाचन आयोग के साथ ही प्रत्याशियों ने अपनी कमर कसी हुई है। कांग्रेस और भाजपा जहां अपनी मोर्चाबंदी में जुटे हुए हैं, वहीं बसपा भी पहाड़ चढ़ने के साथ ही तराई में भी कब्जा करने की जुगत में लगी हुई है। भाजपा के स्टार प्रचारक काफी हद तक मतदाताओं की रूपरेखा को अपनी ओर खींचने में सफल हो रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड की 5 संसदीय सीटों पर वर्तमान में भाजपा के सांसद काबिज हैं और इस वर्चस्व को बनाए रखना भाजपा के लिए चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी भी पूरी तरह से जंग के मैदान में उतर चुके हैं। वहीं निर्दलीयों ने भी बीजेपी कांग्रेस की नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी अब तैयारियां तेज हो चुकी है। लगातार देखा जा रहा है किस तरह से सभी दलों के तमाम नेता राज्य में पहुंच रहे हैं और अपने अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। बता दें आपको कि उत्तराखंड का सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक और बीजेपी है जो अभी तक 2 बार उत्तराखंड में चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इस बार बीजेपी का लक्ष्य है अब की बार 400 के पार। तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इसी के साथ ही अगर राज्य के निर्दलीय प्रत्याशियों की बात करें तो उनका दमखम भी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर लगातार उत्तराखंड में सियासी हलचल बढ़ती जा रही है। बता दें आपको, बीजेपी अब की बार 400 पार या फिर नई सरकार होगी, ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड में तमाम जो दल हैं वो अब तेजी से अपने अपने वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। बीते दिनों बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के 2 बार दौरे पर जा चुके हैं, जिसका खासा असर भी जमीनी स्तर पर देखने को मिला। तो वहीं प्रियंका गांधी भी उत्तराखंड पहुंची थी। बता दें आपको, इस सब के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों का दमखम भी चुनावी मैदान में काफी ज्यादा नजर आ रहा है। इसको लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि 2 बार बीजेपी जीत चुकी है लोकसभा चुनाव, लेकिन इस बार 400 पार का जो नारा है उस तक पहुंचने के लिए बीजेपी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। वहीं बीजेपी ने कल लोकसभा चुनाव 2024 का अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में समिति ने घोषणा पत्र तैयार किया, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। इस संबंध में उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये संकल्प पत्र 2047 के लक्ष्य को आसान बनाने में बेहतर साबित होगा कहा। इस पर बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटी जनता को दी है उस पर हमारी पार्टी खरी उतरेगी, इस तरह की बयानबाजी की गई। इस संकल्प पत्र में प्रत्येक जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र, अड़गे और पिछड़े सभी का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि जवान, गरीब सभी का ध्यान रखा गया है संकल्प पत्र में। (2024) के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प पत्र मोदी जी की गारंटी से इन 10 सालों में जो लोगों की सामाजिकी, लोगों की आर्थिकी के लिए एक बड़ा संबल बनकर आया है। यह संकल्प पत्र इस बात की गारंटी है कि इन 70 सालों में जो वर्ग या जो जातियां जो विकास की अंतिम कतार पर खड़े थे, आज वो देश के विकास की अग्रिम कतार पर आ गए हैं। यह इन 10 सालों की मोदी की गारंटी का असर है और आगे के भारत के लिए यह संकल्प पत्र देश के विकास का एक अद्भुत पत्र है, जो यह गारंटी देता है कि देश के युवा के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के किसान के लिए, देश के आदिवासियों के लिए, देश के दलित, गरीब, वंचितों के लिए उनका जो स्वर्णिम भविष्य बनने वाला है, वह इस बात की गारंटी देता है। मेरे युवा, आज मुद्रा लोन 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया। मेरे युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर निकलेंगे। मेरी बहनें, मेरी माताएं जो आज 1 करोड़ की लखपति दीदी की ओर बनने की ओर अग्रसर हैं, वह कल के दिन 3 करोड़ की संख्या में निकलेंगी। उनकी सामाजिक आर्थिकी मजबूत होगी। उत्तराखंड के लिए विशेष सौभाग्य का भी विषय है कि समान नागरिक संहिता जैसे विषय अब देश भर में वह लागू किया जाएगा, जिसको उत्तराखंड ने लागू करने का काम किया। उत्तराखंड से निकला हुआ नकल विरोधी अध्यादेश, यह कानून अब देश भर में
एक सशक्त नकल विरोधी कानून के रूप में परिवर्तित होने। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पकड़ी गई शराब की बड़ी खेप के बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने इस मुद्दा बनाया है। बता दें आपको कि इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोंदियाल से इस शराब का बीजेपी की शराब होने का प्रमाण मांगा था। तो वहीं अब मामला निर्वाचन आयोग के पास पहुंच चुका है। निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले पर नजर बनाई हुई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने बताया कि निर्वाचन द्वारा शराब को अपने कब्जे में ले लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले से जुड़े हर एक पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पौड़ी में जो वहाँ पर जो लिकर की वहाँ पर जो पाए गए है, वहाँ पर जो शराब जो पाए गए वहाँ पर, उसके बारे में दोनों प्रत्याशियों ने दोनों अलग अलग टाइप का जो एक प्रत्याशी ने बयान दिया है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में मिली है करके। सो दूसरा प्रत्याशी ने आज टेलीफोन द्वारा हमको अवगत कराया गया है कि ये पहले से ही है। सो हमने उनसे अनुरोध किया है कि इसको हमको लिखित में दीजिएगा। तो जब आप लिखित में जब हमारे पास आ जाएगा उसमें विधिवत जांच करके हम इसमें कार्रवाई करेंगे। बट हमारे जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कहना है कि ये वहाँ पर पहले से ही है करके। सो लेकिन जब तक फाइनल जांच नहीं होगी उच्च स्तरीय टीम द्वारा, तब तक मैं अभी कुछ बताने की पोजीशन में नहीं हूँ। आजादी के बाद से गांव में सड़क आने का इंतजार कर रहे देहरादून जिले के पहाड़ी क्षेत्र सन गांव, नाहीकला और सिंधवाला ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर सड़क के निर्माण की मांग को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार कर दिया था, जिसके बाद डोईवाला तहसील प्रशासन के साथ और फिर मुख्य विकास अधिकारी के साथ कई दौर की वार्ता हुई। लेकिन जब कोई निर्णय नहीं निकला तो जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका सिंह के दिशा निर्देश के बाद एक बार फिर से जिला विकास अधिकारी के साथ वन विभाग, लोक निर्माण विभाग और तहसील प्रशासन की टीम सनगांव पहुंची थी और चुनाव बहिष्कार पर अड़े लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। काफी समझाने बुझाने के बाद चुनाव बहिष्कार का निर्णय वापस लेते हुए ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव 2024 के 19 अप्रैल को होने वाले मतदान में भाग लेने की शपथ ली और विश्वास दिलाया कि लोकतंत्र के महापर्व का वो हिस्सा बनेंगे। ग्राम पंचायत संगांव में डीडीओ सर के साथ में सभी ग्रामवासियों की आज एक बैठक हुई है, जिसमें सीडीओ मैडम का आश्वासन है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर वो हमें सैद्धांतिक स्वीकृति दिलाएंगी। उन्हीं के आश्वासन के आधार पर सभी ग्रामवासियों ने अपना वोट बहिष्कार खत्म किया है और मैं सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करती हूँ कि आप अपने मत का उपयोग करें। भारतीय संविधान के रचयिता और समाज सुधारक भीमराव अंबेडकर की जयंती पर जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनको संघर्ष को याद किया गया। साथ ही उनके पदचिन्हों पर चलने का संकल्प भी लिया गया। भारत रत्न से सम्मानित अंबेडकर हमेशा समानता के लिए संघर्ष करते रहे। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बाबा साहेब ने अनुसूचित जातियों, जनजातियों और समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अतुलनीय संघर्ष किया। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को दूर करने और समानता का सिद्धांत लागू करने के लिए भारतीय संविधान का मार्ग चुना है। उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक और सामाजिक सुधार के विचारों को साकार करने के प्रयास करने होंगे। राज्य सरकार में दायित्वधारी वरिष्ठ भाजपा नेता ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि भाजपा सरकार से भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर अंबेडकर की ओर से संविधान में प्रदान किए गए अधिकारों और SC/ST को मजबूत करने का काम किया गया है। संविधान के रचयिता है बाबा भीमराव अंबेडकर और एक नए रिफॉर्म के भी जितने छुआछूत बुराइयां इस देश में थी उन सबको मिटाने के लिए उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और नए राष्ट्र के निर्माण के लिए नई जो संकल्पना थी उसके लिए उन्होंने काम किया। लोगों को अनेकों अधिकार दिए, साथ ही कर्तव्य बताने का काम किया। आज सबसे ज्यादा प्रासंगिकता अगर किसी की है तो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान की है और संविधान को ही खतरा है। इस समय एक
ताकत वो है जो संविधान को खतरे में डाल रही है, और एक ताकत वो है, सारी ताकतें मिलजुल कर संविधान को बचाने की कोशिश कर रही। और इस समय लोकतंत्र का पर्व भी है, तो लोगों में इस समय एक नया अपन जो है संविधान के और जागरूकता देख रहा हूँ। पहले संविधान की बातें बहुत कम होती थी, लेकिन आज हर आदमी जानता है कि संविधान कोई चीज है और संविधान का महत्व क्या है। और ये अच्छी बात है, बाबा भीमराव अम्बेडकर अमर रहे और उनकी जो इच्छाएं थी वो फलीभूत हो, यही हमारी मनोकामना। अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, महान समाज सुधारक थे, और आज उन्हीं के ही नेतृत्व में बना हुआ संविधान पूरे देश भर में लागू हुआ। उसी संविधान के आधार पर हम देश की विकास की गाथा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और यह हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर जी के सम्मान को लेकर, उनके गौरव को लेकर, उनके संविधान को लेकर इस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी ने की है। डॉक्टर अम्बेडकर जी के पंच तीर्थों का विकास और डॉक्टर अम्बेडकर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व से जुड़ी हुई एक एक विषय को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने काशीपुर में बड़े गुरुद्वारा ननकाना साहिब में गुरु अरदास एवं कीर्तन का आयोजन किया गया। यहां बड़ी संख्या में सिख संगत ने माथा टेका। साथ ही खालसा फाउंडेशन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा खालसा सिरजना दिवस के दौरान प्रतिभा सम्मान एवं दस्तार मुकाबला कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 8 साल से 15 साल के बच्चों के द्वारा दस्तार यानी कि पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता की गई और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र, मेडल, गिफ्ट और स्कूल बैग देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले बच्चों के माता पिता के साथ सैकड़ों की तादाद में सिख संगत मौजूद रही। बता दें आपको कि साथ ही गुरुद्वारे में बैसाखी के अवसर पर लंगर भी कराया गया। आज 325वां खालसा स्थापना दिवस, खालसा सृजना दिवस मनाया गया। समस्त क्षेत्रवासियों को खालसा सृजना दिवस, वैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब में संत बाबा बचन सिंह जी, बाबा सुरेंद्र सिंह जी की अगुवाई में खालसा फाउंडेशन, खालसा समाज सेवा सोसाइटी द्वारा निरंतर सेवा के भाव से दूसरा दस्तार बंदी मुकाबला कराया गया, जिसमें 300-350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें जो है जो विजेता हुए उन्हें ट्रॉफी, सम्मान, सर्टिफिकेट्स सब। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सांसद तीरथ सिंह रावत ने प्रेस वार्ता करके केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की। इसी कड़ी में उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में उनका टिकट कटने पर भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन तीरथ सिंह रावत टिकट कटने को लेकर किए गए सवाल का जवाब देने में काफी असहज नजर आए। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का भी टिकट नहीं काटा जाता, बल्कि जिम्मेदारियां तय की जाती हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप मोदी सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हो, आप इतने काम गिना रहे हो, उसके बावजूद आपको मुख्यमंत्री बनाकर हटा दिया गया, टिकट काट दिया गया, आपकी सांसदी छीन ली गई, बार बार आपके साथ ही ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं। इस पर तीरथ रावत हंसते हुए बोले कि भगवान ना करे कि ऐसा हादसा किसी के साथ हो। आगे उन्होंने कहा कि अप्रत्याशित रूप से अगर घटनाओं की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बहुत कम उम्र में एमएलसी रहे और वहां पर एक समिति के अध्यक्ष भी बनाए गए। लगातार संघर्ष करते हुए वो मंत्री बने और प्रदेश में संगठन में कई पदों पर भी रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश महामंत्री भी रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष सहित तमाम पदों पर रहे हैं। इसके बाद उन्हें राज्य के बाहर अन्य प्रदेशों का प्रभारी बनाया गया। इसी तरह से अप्रत्याशित रूप से पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और अगर अप्रत्याशित रूप से कोई जिम्मेदारी वापस ली जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तराखंड में एक बार फिर से दर्दनाक हादसा हुआ है। कार के नदी में गिरने से 2 भाइयों समेत 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को नदी से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। कोतवाली पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत शनिवार की सुबह एक कार असंतुलित होकर पुंगर नदी में गिर गई। हादसे में 2 सगे भाइयों समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला गया। वहीं पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।